खबरें दिखाते हैं। यहाँ क्राइम, मनोरंजन, बिजनेस और कारोबार के साथ साथ देश और दुनिया की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और बात सबसे पहले से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज बांका पहुंचा, जहां रजौन के बाबरचक में सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने यहां 362 करोड़ की 175 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने राज्य के पहले स्मार्ट विलेज का भी उद्घाटन किया है और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जीविका दीदियों से भी संवाद किया है। तो मुख्यमंत्री ने बांका को क्या क्या सौगात दी है, इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। SH-22 का चौड़ीकरण होगा, अमरपुर में ग्रिड सब स्टेशन बनेगा, बेलहर में पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। इसके साथ ही कटोरिया में डिग्री कॉलेज की स्थापना भी कराई जाएगी। कतरिया नदी पर नया चेक डैम बनाया जाएगा। तो ये बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका को दिए हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा नया स्मार्ट गांव बसाया गया है और यही नीतीश कुमार के सरकार की खासियत है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदल रही है। आज गांव के दूरस्थ इलाके में सारी सुविधाओं से युक्त एक नया बसावट बनाया गया है। और क्या इसी तरह की बसावट और शहरों में और जिलों में भी? बिल्कुल, देखिए महादलित विकास मिशन के तहत ये है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, दिल्ली के आर के पुरम में चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल और बिहार के लोगों को साधने के लिए बड़ा बयान दिया। पूर्वांचल के लोगों ने हमें सांसद बनाया है, पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों की वजह से ही हम पीएम भी बने हैं। बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया गया है। कोरोना काल में लोगों को बाहर निकाल दिया गया। बिहार को बजट में सौगात मिली है। रोजगार के नए अवसर अब बिहार के लोगों के लिए होंगे। ये बिहार के पूर्वांचल के इतने मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी प्रधानमंत्री है, ये इसलिए आ रहे हैं कि मोदी पूर्वांचल से सांसद बन करके आया है। पूर्वांचल के लोगों ने मुझे सांसद बनाया, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। मैं पूर्वांचल का सांसद होने के नाते भी वित्त मंत्री निर्मला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में पूर्वांचल का इतना ध्यान रखा है। दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की, बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के वहां नए अवसर बनने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर
दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्वांचल के लोगों के लिए यहां छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल है। तो दिल्ली में पीएम मोदी के पूर्वांचल के लोगों पर दिए गए बयान पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ जहां एनडीए ने इसका स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने इसे चुनावी बयान बताते हुए पलटवार किया है। बिहार को उन्होंने जबरदस्त एक पैकेज देने का काम किया, पूरे बिहार के लोगों को ध्यान में रखते हुए, और खास करके जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं जो दिल्ली में बसे हुए, उनका भी ध्यान रखते हुए सब तरह का मदद किया गया है। इससे पूरे बिहारी खुश है। लेकिन तकलीफ इन लोगों को हो रहा है, लगता है कि जो चुनाव में लगे रहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है, अपने वोट से मतलब है, ना कि बिहारियों से मतलब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के आयोजित रैली में इस बात की सार्वजनिक चर्चा कर कि पूर्वांचल के लोग और खास के बिहार के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने सांसद बनाया, मुझे सरकार बनाई, और साथ ही साथ इस बात पर चिंता प्रकट की कि 2 पर 1 फ्री अरविंद केजरीवाल ने जो जेल में रहे हैं, वह जब आपदा का समय आता है, कोविड का समय, उस समय पूर्वांचल के लोगों का राजनैतिक नहीं मानसिक और शारीरिक अभिमान करते हैं। आज एक बार फिर से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के किसी चुनावी सभा भाषण करते हुए पूर्वांचल वासियों को लेकर और खासकर बिहार के लोगों के नाम को लेकर के फिर से झांसा देने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ न तो दिल्ली के लोग न पूर्वांचल के लोग प्रधानमंत्री की इन तरह के झांसों में विश्वास करने वाले हैं। और देखिए, देश के बजट में बिहार के लिए किए गए ऐलान पर अब सियासी घमासान जारी है। विपक्ष के नेता लगातार बिहार को ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं और तीखे सवाल दागते हुए बजट को बिहार को नई उड़ान देने वाला बता रहे हैं। बिहार की जरूरत क्या है? आप बजट को जरूरत से देखोगे ना, बिहार की जरूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ट्रैप कर रही है बिहार को, उससे निकलने का रास्ता आप क्या बता रहे हैं? पलायन के ट्रैप में बिहार फंसा हुआ है, उससे निकलने का आपके इसमें क्या है? बिहार के कृषि के कुछ अलहदा संकट जो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट, यूपी से अलग है, उस संकट से निकलने के लिए बिहार को क्या दिया आपने? उन लोगों को पता है कि विकास किसको कहते हैं। जरा अपने पिताजी से पूछें कि विकास का अर्थ समझ में आता है। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो कहते थे कि रोड बनवाने से हमको कोई वोट देगा। बाढ़ आता था तो कहते थे कि गरीब गुरुआ बाढ़ आता है तो मछली खा के, तो यही तो उनका है। देखिए, अभी जो बजट आया है उस बजट के कारण पूरे देश के लोग और खासकर बिहार के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं, और उसके बावजूद विपक्ष के लोग इस तरह के कह रहे हैं, तो पता नहीं बजट उनको समझ में आया कि नहीं आया। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ इस बजट में है। यह बजट 75% जनता को खुशहाल बनाने का, विकसित भारत बनाने का यह बजट है। इस बजट में विशेष तौर से पूरे देश में जो 12 लाख रुपया टैक्स फ्री किया गया है, और खास तौर से बिहार के लिए यह बजट बहुत ही सराहनीय है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। जहानाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जितन राम मांझी ने फिर ज्यादा सीटों की मांग कर दी है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में जितन राम मांझी ने कहा, सीटों को लेकर अपनी डिमांड भी रख दी और ये भी कहा कि 20 सीट जीतने का उनकी तरफ से दावा है। मांझी बोले कि ज्यादा सीट मिलेगी तभी 20 सीट जीतेंगे। हम पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे जितन राम मांझी, और तभी उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा सीट उन्हें दी जाती है तब जाकर वो 20 सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से बड़ा दावा भी किया गया है कि हम में दम है, हम दमदार होकर के एनडीए को मदद करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन ये जरूर है, हम घर में हैं, परिवार में हैं, हमको अगर 4 रोटी है, 1 की रोटी का हिस्सा बनता है तो हम कोना दे के नहीं रहेंगे, हम 1 रोटी मांगेंगे।
एक रोटी मतलब कितने सीटें सर? वो नहीं हम कहेंगे। हम बीच में आपका दावा था 20 सीटें चाहिए। 20 सीट हम कहते हैं कि जीत के आवेंगे तो सारा काम कर देंगे। इसका मतलब 20 सीट नहीं है, आगे सीट मिलेगा तब लोग 20 सीट जीतेंगे। ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। गणेश वंदना के साथ ही शिव तांडव स्तुति पर नृत्य पेश कर सभी का मन मोह लिया है। इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस सिद्धार्थ, पशुपालन विभाग की एसीएस एन विजय लक्ष्मी, डीएम चंद्रशेखरन सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संस्थान के निदेशक एस सिद्धार्थ ने कहा कि आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत में यह संस्थान टॉप में रहेगा। उन्होंने अधिकारियों के साथ लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष का भी निरीक्षण किया। ग्लोबलाइजेशन है, उसके अनुरूप इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है और सारे कोर्सेज का भी परिवर्तन। और इसी आलोक में हम लोगों ने एल एन मिश्रा के जितने भी कोर्सेज हैं उनको हम लोगों ने चेंज किया, मॉडिफाई किया। और यही कारण है कि आज जो ईस्टर्न इंडिया के टॉप 15 बिजनेस स्कूल्स में LNMI ने अपना स्थान प्राप्त किया है। और टाइम्स बिजनेस स्कूल सर्वे ने जो लास्ट किया है तो हम लोग टॉप 15 बिजनेस स्कूल्स इन ईस्टर्न इंडिया हम लोग हुए हैं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं, जहां 10वीं कक्षा के छात्र ने घर में ही गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र सोशल मीडिया पर लड़की के वेश में रील्स बनाने का काम करता था। छात्र रील्स बनाकर घर आया, जिसके बाद उसकी मां ने फटकार लगा दी, जिससे नाराज छात्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वीडियो बना कहीं से आया, उसके बाद मम्मी पता नहीं क्या बोली, नहीं बोली, खाना वाना खाने के लिए बोली, घर में आया, अंदर से पूरे लॉक करके। और इसी बीच आपको बड़ी खबर गोपालगंज से बताते हैं, जहां अपराधियों ने टाइल्स व्यवसायी की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें गोली लगने से रिटायर्ड फौजी सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई। सत्येंद्र सिंह पूर्व मुखिया के भाई भी थे, जबकि गोली लगने से टाइल्स व्यवसायी नयन प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना मीरगंज की है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे थे, जिसमें 2 अपराधी दुकान में ग्राहक बनकर घुसे थे। कारोबारी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके बाद ताबड़तोड़ टाइल्स व्यवसायी नयन प्रसाद और रिटायर्ड फौजी सत्येंद्र सिंह पर गोली चलानी शुरू कर दी। बदमाश दोनों को मरा समझकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद कारोबारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। नाराज कारोबारियों ने बाजार की दुकानें बंद कर दी हैं। हम लोग बैठे थे यहाँ पे सर, हम लोग देखे कि एक आदमी आया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो रखा था, आया यहाँ पे मार दिया गोली। मार के हम बगल में बैठे थे, हम लोग इधर हो गए, वो भी इधर, हम लोग भागनी शुरू कर दिए सर। तो कैसे अपराधी कैसे भागे? आप लोग पकड़ने की कोशिश नहीं की? हथियार था उनके पास। अब हम लोग अपना जान बचाएंगे कि उसको पकड़ने के लिए जाएंगे। वो इधर था बाइक पे, हम लोग अंदर बैठे थे, आया यहाँ से गोली चलाया, आवाज़ हुआ तो हम लोग अंदर भागे। हम देखे नहीं तो जानकारी हुआ, हम लोग आज यहाँ खोजबीन की, हम लोग जितना भी कैमरा सब हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। पटना में पुलिस रात के अंधेरे में क्या खेल करती है, इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। पटना के जानीपुर थाने के ये पुलिसकर्मी हैं, जो रात के अंधेरे में गाड़ी चालकों से अवैध वसूली करते हैं। पुलिस गश्ती के बजाय वसूली में लिप्त है और दूसरी ओर रात में ट्रेन और बस से पटना पहुंचने वाले लोगों को अपराधी बेखौफ होकर लूट रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ पुलिस ट्रैक्टर चालक से वसूली में लगी थी और दूसरी ओर देखे अपराधी राहगीरों को लूटने में लगे हुए हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन से पटना बस स्टैंड जा रहे राहगीर को ऑटो सवार अपराधियों ने लूट लिया। सुपौल के पीड़ित युवक ने बताया कि ऑटो गैंग ने उनसे 11,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। इधर वसूली पर जब आरोपी पुलिसकर्मी से सवाल किया गया तो वो कैमरे से भागने की कोशिश करने लगा। और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये पुलिस का जवान है जो रात में वसूली करता है, और जब इससे सवाल पूछा गया तो देखिए किस तरीके से वो कैमरे से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पुलिस वसूली में लगी है तो दूसरी तरफ की तस्वीर आपको ये चौंका देगी कि दूसरी तस्वीर जो है उसमें राहगीरों से लूटपाट की जा रही है। पैसा कहाँ ले रहे हैं? पैसा हाथ में लिए हुए हैं। पैसा हाथ में लिए हुए हैं? कुछ नहीं, पैसे नहीं है, पैसा है हाथ में रखे हुए हैं। पीछे दिखाइए, कहाँ इधर उधर कर रहे हैं? मतलब वीडियो की बना रहे हैं।
पैसा कहाँ ले रहे हैं? हैं? पैसा कहाँ ले रहे हैं? ये ऑटो में बैठा के लेके गया, बोला कहाँ जाना है, तो हम बोले कि हमको बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड जाने के बाद जो है बस स्टैंड नहीं लेके गया, आगे जाके और मोबाइल और मेरा जो भी पैसा था जबरदस्ती छीन लिया। बोकारो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 22 जनवरी को नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ और एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया गया था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन में फरार नक्सलियों के हथियार जब्त किए गए हैं। इनमें AK-47, 90 राउंड गोली, वर्दी, जैकेट समेत कई सामान शामिल है। डेगा गढ़ा जंगल से बोकारो पुलिस, CRPF और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम को ये सफलता मिली है। मौके से मिले 4 पेट्रोल बम को भी जगुआर बम डिस्पोजल टीम ने नष्ट कर दिया। एसपी ने बताया कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में जितने हथियार का उपयोग किया गया था सभी को बरामद कर लिया गया है और नक्सलियों की तलाश की जा रही है। दौरान डेगाकरा गांव से करीब 200 मीटर की दूरी पे जो जंगल है, जंगल जारे में चट्टान के नीचे उसका छुपाया हुआ जो AK-47 है अलॉन्ग विद 90 राउंड्स एवं उसके साथ साथ उसका जो एम्यूनिशन रखने वाला जो उनका जैकेट वगैरह और उनका वर्दी और जो डेली यूजेस में कुछ सामान वगैरह साबुन और कैंची वगैरह हम लोगों ने बरामद किया है। बरामदी का लिस्ट आप लोगों को शेयर किया जाएगा। और अब बात देश विदेश की करेंगे। सबसे पहले महाकुंभ की खबर आपको दिखाते हैं। महाकुंभ मेले में 21वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, ये आंकड़े बता रहे हैं। इस तरह अब तक 34 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और कल होने वाले बसंत पंचमी के महास्नान को लेकर मेला प्रशासन ने बड़ी तैयारियां भी की हैं। और न्यूज 18 की टीम ने निरंजनी अखाड़े की महिला सन्यासिनों से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से महिला सन्यासी पूरी तरह से पूजा पाठ में लीन होकर गृहस्थ जीवन को छोड़ देती हैं। मैडम, किस तरीके से महिला सन्यासिनी इस अखाड़े में काम करती हैं? बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हम जैस्मिन गिरी के शिष्य है, वलसाड़ से आए हैं, गुजरात से। सब व्यवस्था अच्छी है। निरंजन अखाड़े में बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे महिला सन्यासिनियों का काम क्या रहता है? बस यहाँ पे बैठ के हम लोग भक्त करते, धर्म प्रचार करते, यही होता है। पूजा पाठ भी करते हैं? हाँ जी, पूजा पाठ करते हैं। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से महिलाएं जो है अब आध्यात्म से जुड़ रही हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? आजकल बहुत कम है जो ये मार्ग पर चलती, बहुत कम ऐसे हो रहा है। तो ये एक है हमारे पास जिसे हम सबको बोल सके कि आओ और जुड़ो, धर्म के रास्ते पे चलो। आप कब जुड़ी इससे? जी अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम। मैडम, आप कैसे देख रही हैं? महिला सन्यासिनी हैं आप, क्या सुनाएंगी तमाम दर्शकों को? दर्शकों को मैं एक भजन सुनाऊंगी। वैसे तो मेरा गला काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं एक भजन सुनाऊंगी, क्योंकि मनुष्य जीवन अपने को परमात्मा ने दिया है, तो उसके एग्रीमेंट पर आए हैं। किस लिए आए हैं? कि सत्कर्म सत्मार्ग पे चलने के लिए। जितने भी जो संत लोग जुड़े हुए हैं, ये सत्कर्म सत्मार्ग के लिए ही इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। जग में आकर भूल गया क्यों प्रभु का एग्रीमेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। अरे बंगले मोटर कार खरीदी, पक्का किया एग्रीमेंट। अरे नर बंगले मोटर कार खरीदी, पक्का किया एग्रीमेंट। मरघट पे जब ढेर लगेगी, मरघट पे जब ढेर लगेगी, बाहर लगेगा टेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। हर हर महादेव, हर जय श्री। क्या मैडम, आप कैसे कहेंगी, किस तरीके से, थोड़ा सा आगे आइए जरा, बताइए किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई और महिला सन्यासिनी किस तरीके से अखाड़ों में काम करती हैं? बस पूजा पाठ धर्म है अपना, वही मेरी गुरु है जैस्मिन गिरी। अभी मैं आज मेरा निरंजनी अखाड़े से मैं आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सब व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और सबको करना चाहिए पूजा पाठ कर्म धर्म सभी। बहुत अच्छा लगा।
और अब बात खेल की कर लेते हैं। भारत ने लगातार दूसरी बार विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। 2023 में हुए पहले टूर्नामेंट को भी भारत ने ही जीता था। रविवार को कुआलालंपुर में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने 11.2 ओवर में ही 1 विकेट पर 83 रन का टारगेट हासिल कर लिया। जी त्रिशा ने 33 बॉल पर 44 रन की पारी खेली। उन्होंने 3 विकेट भी झटके थे। त्रिशा प्लेयर ऑफ द फाइनल भी रही। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। त्रिशा ने अपना अवार्ड अपने पिता को समर्पित किया। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। भारत ने पहला, दूसरा और चौथा मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड को तीसरे मुकाबले में जीत मिली थी। भारत वानखेड़े में 7 साल से अजय है। टीम ने यहां 2017 से 3 मैच खेले और तीनों जीते हैं। यहां कुल 8 T20 इंटरनेशनल खेले गए हैं। इनमें 4 मैच T20 सीरीज के दौरान और बाकी 4 2016 वर्ल्ड कप के दौरान खेले गए।